वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो सर्विस के बारे में। तो जब भी आप माइक्रो सर्विस बना रहे हो, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी में है, तो उसको बनाने से पहले आपको उसके बारे में जानना जो बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो सर्विसेज है क्या। तो वो एक आप ये समझ सकते हो कि एक सिंपल एक आर्किटेक्चर है। जब भी आप कोई कोड बनाते हो तो उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है ना कि हमारा कोड कैसा होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि उसका एक आर्किटेक्चर हमें बनाना है अपनी सर्विस का, कि वो हमारा कोड कैसे चलना चाहिए, कैसे रन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके ये कुछ स्लाइड बनाई है मैंने। तो यहाँ हम पढ़ेंगे पूरा माइक्रो सर्विस के बारे में। तो ये देखो, इसमें कुछ डिजाइनिंग पैटर्न है, जैसे कि डिकम्पोजिशन पैटर्न हो गया, एक इंटीग्रेशन पैटर्न हो गया, डेटाबेस पैटर्न हो गया, ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न हो गया, क्रॉस कटिंग कंसर्न पैटर्न हो गया। तो ये सारे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये देखो कि ये बिजनेस कैपेसिटी के अंदर हो गया, डिकम्पोज बाय सब डोमेन। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे गेटवे और प्रॉक्सी पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे इनके बारे में। उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि एपीआई बनाते कैसे हैं। अब देखो, एपीआई अगर आप जावा में बना रहे हो, आप जावा में बना लो। मैं आपको नोड में बताने वाला हूँ कि नोड में आपको माइक्रो सर्विस बनानी तो कैसे बनाओगे आप, ठीक है। तो वो सर्विस बनाने से पहले आपको उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। क्योंकि हम जो कोड लिखते हैं नॉर्मली, अब देखते होगे कि नॉर्मल आप कोड लिखते हो उसमें भी तो आप सेम काम करते हो। जैसे आप हमारे पास एक सिंपल एक डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस मतलब किसी भी चीज़ का लगा लो, आप ई कॉमर्स का लगा लो, ई कॉमर्स के लगा लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी हम जो कोड लिखते हैं वो जो पैटर्न होता है हमारा, नॉर्मली ये देखा होगा आपने, मोनोलिटिक होता है। इसमें जो आर्किटेक्चर होती है हमारी, इसमें हम बनाते हैं एक मॉड्यूल, सिंपल हमारा कोड है, ठीक है। आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर मान लो शॉपिंग है कि कौन कौन बंदा शॉपिंग कर रहा, शॉपिंग ऑर्डर्स आते हैं एक के अंदर उसके आइटम्स हैं, कौन कौन सा आइटम बंदा परचेज़ करता है। एक में डिटेल होती है उसकी पेमेंट की, और एक है हमारे पास कितना सामान है स्टोर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मॉडल बना रखे हैं। और एक हो गया आपका कुछ भी एडमिन, जो एडमिन अपना बंदा वो डालता है, प्रोडक्ट को ऐड करता है, एडमिन जो इमेजेस वगैरह और बाकी डिटेल डालता है, वो वाली चीज़। तो आपके कोड में क्या है, ये इतने छोटे छोटे से एक मॉड्यूल बना रखे हैं कि यार कोई भी शॉपिंग करेगा, ऑर्डर करेगा, उसके हम यहाँ पर एक मॉड्यूल है वो कोड करेगा। कोई भी आइटम वगैरह सेलेक्ट करेगा, सर्च करेगा, उसकी डिटेल हम यहाँ पर रखेंगे। कोई भी पेमेंट करेगा, उसकी डिटेल यहाँ रखेंगे। हमारे पास जो जो स्टोर में इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ रखेंगे, कितने यूज़र हमारी साइट पर आ रहे हैं, कितने लॉगिन हो रहे हैं, वो सारी डिटेल हम यहाँ रखेंगे। बाकी एडमिन से रिलेटेड डिटेल यहाँ रखेंगे। तो मतलब ऐसे छोटा सा बना लिया मैंने। अब इसमें क्या होता है कि मान लो एडमिन को स्टोर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो ईजिली यहाँ से उसको डेटा को ले लेगा। पेमेंट पता करनी है कि इस वाले आइटम के लिए कितनी पेमेंट आई है, मतलब हमारे कोई भी कपड़े बिके हैं, ठीक है ना, कि हमारी टी शर्ट कितनी बिकी हैं, तो उनका जो पेमेंट का कलेक्शन है वो कितना है। तो हम यहाँ से इसके साथ मैच करके भाई इसका आइटम का और पेमेंट का मैच करा लेते हैं कि जो ये मांग रहा है उसकी पेमेंट बता दो। तो ऐसे ऐसे हम इसमें वो कर लेते हैं। अब बात आती है कि इसकी माइक्रो आर्किटेक्चर, जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो, अब जो भी वेबसाइट है, अब मान लो अभी तो ये छोटी सी है, अब जैसे ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप इसमें बहुत सारे मॉडल बनाते जाओगे, 6 7, मतलब आगे चल के इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे स्टोर बना रहे हैं, और कुछ आजकल ये होता है ना, वीडियो भी दे देते हैं लोग, और पेमेंट ऑप्शन भी दे देते हैं कि अपना वॉलेट वाला, कि भाई वॉलेट भी है आपके पास, और क्या क्या चीज़ें दे देते हैं वो। और नोटिफिकेशन का कोई वो देना है कि हर किसी बंदे को नोटिफिकेशन जानी चाहिए, तो एक नोटिफिकेशन मॉडल बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा वो होता जाएगा। फिर आपको फिर कि नोटिफिकेशन में किस किस बंदे को नोटिफिकेशन जानी चाहिए, तो ये कोड जो है थोड़ा सा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। चीज़ें आपको थोड़ी समझ आने बंद हो जाएंगी जब एक टाइम पे आप फंस जाओगे तो, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये माइक्रो सर्विस बनाई है। इसमें क्या है कि जो एक सर्विस है हमारी, जो एक सर्विस है वो अपने आप में कंप्लीट होगी। अगर कोई स्टोर की इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो स्टोर ही लेगा, उसका हम डेटाबेस भी अपना अलग बनाएंगे, उसका जो पोर्ट चलेगा, जिस आईपी पर वो चलेगा वो भी अलग होगा, मतलब ये अपने आप में अलग होगा। एक पूरा फोल्डर ही अलग होगा, ये समझ लो एक अलग ही प्रोजेक्ट बना लिया मैंने। अभी ऐसे समझो इसको, ठीक है ना,
कि ये स्टोर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा। पेमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है कि कितनी पेमेंट हमारे पास आ रही हैं, कितनी फेल हो रही हैं, कितनी सक्सेस हो रही हैं, कितना अमाउंट हमारे पास है, कितना अमाउंट हमारा जो भी है पेंडिंग में है स्टेटस, या जो विड्रॉ वाले जिन्होंने रिजेक्ट करा उनको भेजना है, तो जो भी डिटेल है वो यहाँ पर रखेंगे हम। तो ये अलग अलग सर्विस काम करेंगे हमारी तरह से। अब क्या होगा, हमारा जो कोड है वो सारा अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया छोटा सा ओवरव्यू। अब इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो ये देखो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में कि सिंपल एक ही है। देखो यहीं पर अपने बिजनेस लॉजिक लिखते हैं हम, यहीं पर अपना डेटा लेकर आते हैं, यहीं पे हमारा यूजर इंटरफेस होता है और एक ही डेटाबेस होता है। मतलब आपका जो सारा कोड है वो ये वाला है। आपको कुछ भी लॉजिक लिखना है, आपको सब एक ही कोड में लिखना है। आपका जो डेटाबेस है वो एक है, ठीक है। लेकिन माइक्रो सर्विस में क्या होगा कि उसमें हर एक सर्विस हम अलग अलग बनाएंगे, हर सर्विस का जो डेटाबेस है वो भी अलग अलग होगा। अब मैं आगे आता हूँ कि देखो इसका जो एडवांटेज था वो क्या था। इसमें ये था कि आपने ये मॉड्यूल बनाए, इसमें मान लो कोई एक ऐसा कोई फंक्शन लिखा, मान लो कोई कैलकुलेशन लेकर आ रहा है, कुछ भी वो पेमेंट में लेकर आ रहा है कि हम उसमें ABCD XYZ कुछ भी ऐसा कोई डेटा डालते हैं, वो उसको कैलकुलेट करके सम करके पूरा लेकर आ जाता है। कोई क्लास बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, वो सीधे उसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ की जगह अगर यहाँ यूज़ करना है तो सेम हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए रीयूजल कोड हम आराम से लिख सकते हैं। एंड टू एंड टेस्टिंग फास्ट होती है। मतलब मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ से मतलब नोटिफिकेशन आई है, वो सही जा रही है नहीं जा रही है, हम सिंपल चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा मॉडल बहुत बढ़िया चल रहा है। अब हमने इसमें वॉलेट वाला कंडीशन पास कर दी कि इसके साथ हम डेटा ले रहे हैं, तो हम देखेंगे हाँ यहाँ तक तुम्हारा कोड सही चला। वॉलेट की इन्फॉर्मेशन भेजनी है कि हाँ तुम्हारे अकाउंट में अगर 100 रुपये रह जाते हैं तो हम उसको नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन जो भी हम भेजना चाहते हैं वो भेज देंगे। तो ईजिली हम टेस्ट कर सकते हैं 1 बाय 1, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, किसी ने पेमेंट करी तो हमने मेल भेज दी। तो ये सारी चीज़ हम बहुत जल्दी भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंगल कोड डिफरेंट मॉड्यूल। मतलब इसमें मॉड्यूल बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन जो कोड है वो सारा एक ही है। समझ रहे हो कि जो फोल्डर है हमारा, फोल्डर का जो भी नाम है, प्रोजेक्ट जो भी हमारा एक ही है, उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। ये मॉड्यूल है, इनके अंदर अपने कोड लिख रखा है जो भी है, जिस भी टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत आराम से आप डिप्लॉय कर सकते हो, सिंपल जैसे नॉर्मली करते हो। स्केलिंग भी सही है इसकी और डिप्लॉय भी आराम से हो जाएगा। अब इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि बग कैन स्टॉप ऑल ऐप। मतलब मान लो आपने स्टोर में कुछ चेंज करा है, ठीक है, वो फंक्शन आपने यहाँ यूज़ कर रखा है नोटिफिकेशन में, और वही फंक्शन आपने स्टोर का डेटा निकालने वाला कुछ आइटम में यूज़ करा हुआ है, और गलती से यहाँ से आपने कोई भी एक आईडी या कुछ भी डेटा आपसे गलत हो जाता है कि यहाँ से भाई मेरे से गलत हो गया कि एक की मेरे से, मतलब कुछ भी सिंटैक्स एरर मान लो या कोई भी एरर आपने यहाँ से गलत दे दिया। उसने क्या करा, ये तो साथ में जहाँ पर भी स्टोर आप यूज़ कर रहे होगे, जैसे हमारी जो भी साइट होती हैं, कोई सी भी ले लो आप, फ्लिपकार्ट ले लो, कोई भी ले लो, तो वहाँ पर जो डेटा आ रहा होता है, जहाँ पर स्टोर आ जाते हैं वो तो पेज बंद हुआ, उसके साथ ही जहाँ भी आप आइटम शो कर रहे हो और वहाँ पर स्टोर की थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पेज ही बंद हो जाएगा आपका। सेम जहाँ नोटिफिकेशन जानी चाहिए वो भी नहीं जा पाएगी क्योंकि भाई एरर आ गया उसमें। तो समझ लो एक कोड की वजह से आपका सारा कोड चलना बंद हो गया। अब दूसरा, मैनेज टू डिफ़िकल्ट ऑन लार्ज स्केल। अब हाँ, जैसे कि मैंने बताया, जैसे ये बहुत बड़ा कोड हो जाएगा आपका तो इसको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। अब सिंगल चेंज, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, चेंज के तो कोड ही बदल गया, चलो कोई नहीं। तो सिंगल चेंज डिप्लॉय होल ऐप कोड, तो इसका मतलब ये है कि आपने मान लो पेमेंट में थोड़ा सा चेंज करा हुआ, पेमेंट वाले मॉड्यूल में थोड़ा सा चेंज करा और बाकी फाइलों में कोई भी चेंज नहीं है, तो आपको फिर भी ये सारी फाइलें, मतलब पूरा जो कोड है वो एक साथ ही डिप्लॉय होगा कि पेमेंट मॉड्यूल वाला, स्टोर वाला, एडमिन वाला, तो सारा कोड जाएगा आपका केवल एक चेंजेस की वजह से। और ठीक है, फिर है डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई बग। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बग निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरलोडेड आईडी,
मतलब देखो आपके पास जब बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं ना, तो आपने ये प्रॉब्लम देखी होगी कि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हो, नेटबींग यूज़ करते हो, कुछ और यूज़ करते हो, तो जब बहुत सारा कोड आता है तो उस केस में थोड़ा सा जो हमारा आईडी होता है ना वो स्लो हो जाता है, और जब हम बिल्ड वगैरह बना रहे होते हैं तब भी हमारा जो प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। अब रीड रेप्लिका सेम डीबी बट राइट ऑपरेशन हैव सेम प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं आपकी साइट को देख रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या करोगे, रेप्लिका बना दोगे आप सिंपल कि भाई कि रीड करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, आपने डीबी का रेप्लिका बना दिया कि हाँ यहाँ से मैं रीड करवा लूँगा। लेकिन जब आप इंसर्ट करवाओगे तो इंसर्ट तो आपको एक ही डीबी में करवाना पड़ेगा ना। अब उसी डीबी में सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा जो आपका डेटाबेस है कोई सा भी है वो पूरा हैवी हो जाएगा, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो धीरे हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, तो ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अब बात करता हूँ मैं माइक्रो सर्विस की। अब देखो माइक्रो सर्विस जैसे मैंने बताया है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट लार्ज ऐप विद स्मॉल सर्विस, मतलब आप एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हो छोटी छोटी सर्विस को यूज़ करके। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें मान लो जहाँ पर हम दिखाते हैं जो प्रोडक्ट आते हैं उसकी एक अलग सर्विस है, जहाँ पर हम पेमेंट करते हैं उसकी एक अपनी अलग सर्विस होगी। तीसरा और क्या होगा, इसमें जो भी हम आइटम और कार्ड करते हैं या उसकी ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, और जो नीचे देखते हो ना आप नीचे की तरफ आगे सजेशन में आते हैं चीज़ें, उनके लिए हमारे जो कार्ड होते हैं कि एक अलग सर्विस चल रही होती है हमारी, जो कार्ड होते हैं, कार्ड्स होते हैं हमारे या विजिट्स होते हैं, उनकी हमारी क्या होता है एक अलग सर्विस चल रही होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें अपने आप में अलग हैं। तो अगर मान के चलो हमारा गलती से ये वाले प्रोडक्ट वाली पे बंद हो जाती है तो इस पे इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने अलग चल रही है पोर्ट पे, ये अपना अलग चल रही है, तो ये एक दूसरे से लूजली कपल है। लेकिन हाँ इनों में ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट की जो अलग सर्विस है ये चल रही है और पेमेंट वाली अलग चल रही है। अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो आराम से कर लेंगे, जो कि हम HTTP रेस्ट जो कि यूज़ करते हैं रेस्ट, उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें वन सर्विस स्टॉप अदर सर्विस डज नॉट अफेक्ट, मतलब वही जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर एक सर्विस बंद हो जाती है तो वो जहाँ पर लिस्टिंग आ रही होगी या कार्ड वाली सर्विस बंद होगी तो वो छोटा सा जो डब्बा आएगा या जो पेजेस होगा पर्टिकुलर वो बंद होगा, पूरी आपकी साइट बंद नहीं होने वाली। ठीक है, अब एवरी सर्विस है डिफरेंट डेटाबेस। हाँ एक और चीज़ इसमें, अब मैं थोड़ा सा इसका वो डिज़ाइन नहीं दिखाई इसमें। अब इसमें देखो कि जो सर्विस आप लिखोगे, जैसे मान के चलो जैसे मैं नोड का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने नॉर्मल एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें प्रोडक्ट डाल रहे हो, दूसरा आप डाल रहे हो उसमें पेमेंट का हो गया, और तीसरा हो गया आपका शिपिंग डिटेल। ये 3 फोल्डर बनाए आपने। अब मान लो ये आपका जो पोर्ट है ये चल रहा है लोकल होस्ट क्यों, मतलब चलो ये 3001 पे, ये चल रहा है आपका 3002 पर, और ये सर्विस चल रही है आपकी 3003 पर। ठीक है, इस तरीके से चल रही है। तो देखो माइक्रो सर्विस ने क्या करा, जैसे कि इसमें पहले ही बता रखा था मैंने, जो इसके पैटर्न थे डिकम्पोजिशन वाला, हीरा डिकम्पोजिशन वाला, कि आपके जो मॉड्यूल बने हुए थे कि ये प्रोडक्ट का हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, ये मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया कहीं से, तो आप कुछ भी मान लो कि एक मॉड्यूल ये हो गया, एक मॉड्यूल ये हो गया, ये क्या हो गया, एक मॉड्यूल ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऑर्डर का हो गया, एक डिलीवर का हो गया। तो इसमें हम क्या करते थे पहले, यहाँ पर कि सारा एक ही कोड था, उसके अंदर मॉड्यूल बने हुए थे। लेकिन अब क्या होगा माइक्रो सर्विस में कि सबकी भाई इसकी अलग सर्विस है, इसकी अलग सर्विस है, इसकी अलग सर्विस है, इसकी अलग सर्विस है। मतलब ये लगा लो कि कोड हमारे पास एक ही है, जैसे ये फ्लिपकार्ट है, फोल्डर एक ही है मेरे पास, फ्लिपकार्ट नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास 4 फोल्डर हैं, मतलब 4 सर्विस हैं, एक प्रोडक्ट, पेमेंट, शिपिंग। फिर इसके अंदर सेपरेटली समझ लो एक अलग ही प्रोजेक्ट हो गया हमारा, जिसके पास एक अपनी अलग राउट फाइल होगी, अपनी ऐप सर्वर फाइल होगी,
और क्या क्या होगा, डेटाबेस अपना अलग होगा, सब चीज़ अलग होगी। इसका पोर्ट 303 पर चल रहा है, ये 2 पर, ये 1 पर। अब इसमें ये नहीं है कि ये नोड में होगा तो भाई ये सर्विस भी आपकी नोड में लिखी होगी, ऐसा नहीं है कि ये आपकी मान लो जावा में होगी, इसके लिए आपने डेटाबेस माइस्क्यूएल यूज़ कर लिया है या इलास्टिक सर्च यूज़ करा है, सोलर यूज़ करा है, या मतलब जो भी मोंगो यूज़ करा है, जो मर्जी आप यूज़ करो। इसके लिए आपने नोड यूज़ कर लिया, PHP यूज़ कर ली, कुछ और यूज़ कर लिया, जो मर्जी है वो यूज़ करो आप। सेम इसके लिए। तो इसमें क्या हो गया, दूसरा पॉइंट आपका, जैसे कि मैंने बताया कि ये लैंग्वेज आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो, वो पॉइंट नहीं लिखा शायद। हाँ देखो, क्रिएट लार्ज ऐप विद स्मॉल सर्विसेज, इंडिपेंडेंट सर्विस, लूजली कपल, कोड आप कोई भी लिख सकते हो, सर्विस इजली कम्युनिकेट। जैसे कि इस सर्विस को ये सर्विस यूज़ करनी है तो आप सिंपल वही रेस्ट यूज़ करो, HTTP, और आराम से इसका डेटा यूज़ करो। अब देखो, वन सर्विस स्टॉप, मान लो गलती से हमारा 303 वाला पोर्ट बंद हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, तो क्या हो गया, ये तो हमारा चल रहा है ना 302, और ये इस पे तो इफेक्ट नहीं आया ना। जहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट बढ़िया तरीके से होगी, जहाँ शिपिंग की डिटेल मिल रही है वो बढ़िया हो रहा होगा, बस जहाँ पर लिस्टिंग आ रही होगी प्रोडक्ट की वो नहीं आ रही होगी, तो पूरी एप्लीकेशन तो बंद नहीं हुई ना। दूसरी चीज़, आपने कुछ भी प्रोडक्ट में काम करा, मान लो 2 लाइन का कोड लिखा, 4 लाइन का कोड लिखा, कुछ भी, तो जब आप इसको रिलीज़ करोगे तो केवल आपका यही डिप्लॉय होगा, रीडिप्लॉय जो होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको भी दोबारा से डिप्लॉय करोगे। भाई 3002 तो चल रहा है पहले से ही, इसको थोड़ा ना आप इसको बंद करोगे दोबारा से डिप्लॉय करोगे, नहीं, केवल इसी वाले कोड को डिप्लॉय करना पड़ेगा आपको। स्केलिंग एंड डिप्लॉय इजी, ठीक है, ये बता रखा है। अब देखो, हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो पेमेंट को, मतलब पेमेंट को आपने मॉड्यूल बनाया, वो बनाया सब माइक्रो सर्विस, इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी प्रोडक्ट की या किसी शिपिंग डिटेल चाहिए, तो क्या करेगा, वो इस सर्विस को कॉल कराएगा। मतलब ये हो गया इसका। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, अगर है इसमें, जैसे अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं कि मेरी एक सर्विस है 1, यहाँ है सर्विस 2, तो सर्विस 1 को सर्विस 2 से बात करनी है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन के बीच में सर्विस 2 ने रिस्पांस नहीं दिया, तो सर्विस 2 ने रिस्पांस नहीं दिया, रिस्पांस देने में टाइम लगा दिया, 404 दे दिया, 500 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इस पर तो इफेक्ट आया ना सर्विस 1 पर, तो थोड़ा तो लगेगा टाइम। तो ये क्या करेगा, फिर इसके लिए केसेस लिखेगा, अपना हैंडल करेगा इन रिक्वेस्ट को। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं पाएंगी, हो जाएंगी, लेकिन वो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरा था डिफ़िकल्ट टू मैनेज ए लार्ज नंबर ऑफ़ सर्विसेज, मतलब वही वाली चीज़ आ गई आपकी, बहुत सारे सर्विसेज हैं और इंटर कम्युनिकेशन हो रही है उनमें, और 2 सर्विस क्या कर रहा है, वो 1 को कॉल कर रहा है, और गलती से मान लो 1 भी किसी और को कॉल कर रहा है, तो सेम वही डिफ़िकल्ट आ जाएगी, और जब बहुत सारी सर्विस हो जाएंगी, ठीक है। बाकी इसमें देखो, लोड बैलेंसिंग आपको यूज़ करनी पड़ेगी, इसका जो डेवलपर है उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो एक पोर्ट चल रहा है, अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मल नोड चलाते हैं, तो उसको मोर देन 2 से ज़्यादा ही हम करते हैं, ताकि हमारा एक पोर्ट जो है वो बंद हो जाए तो दूसरा चल जाए, दूसरा बंद हो जाए तो तीसरा वर्कर चल जाए हमारा, तो ऐसे करते हैं। तो इसमें आप जितनी भी सर्विस है, सबका जो लोड बैलेंसिंग है वो ध्यान रखनी है कि भाई इस पर ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, 10,000 रिक्वेस्ट आई, तो बाकी को कहीं और कर दो, हमारा जो है सर्वर ज़्यादा हैवी ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी मतलब ध्यान देनी पड़ेंगी। दूसरा प्रोसेसिंग कॉस्ट, जैसे कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर्विस 1 सर्विस 2 को कॉल करा रही है, ठीक है, तो मतलब ये कम्युनिकेशन तो हो ही रही है ना। वो कम्युनिकेशन होने में चाहे 1 घंटे में 10 रिक्वेस्ट जा रही हैं या 5 जा रही हैं, जो भी है, मतलब कॉस्टिंग तो आ ही रही है ना उसकी, तो वो कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग ओवर ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, तो सेम जैसे आप मल्टीपल सर्विस यूज़ करोगे तो टेस्टिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि पहली वाली सर्विस में एरर है या सेकंड में एरर है, मतलब कौन सी स्लो चल रही है। आपने सर्विस 1 बनाई है, सर्विस 1, तो आपने सर्विस 1 हिट करी, ठीक है, मतलब ये आगे से API हिट हुई है, API गेटवे ने, कि ये वाली API ने भाई हमें 5 सेकंड दिए, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ठीक है, हम देखेंगे भाई सर्विस 1 ने 5 सेकंड दिए, उसमें जाके हमने चेक करा कि यार सर्विस 2 लेट आ रही है,
तो सर्विस 2 के पास गए हम, तो सर्विस 2 के पास गए तो पता चल रहा है कि सर्विस 2 के पास कुछ और चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी एपीआई है कि उसने टाइम डिले कर रखा है। तो ये समझ रहे, थोड़ा टेस्टिंग में ऐसे करके डिले आएगा। अब आते हैं एपीआई गेटवे, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर डिज़ाइन पैटर्न मतलब यही फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जैसे लोकल होस्ट, जैसे अब देखो मान लो मैं हूँ क्लाइंट, मतलब मैं हो गया एक तरह से फ्रंट एंड वाला पार्ट हो गया, क्लाइंट नहीं। हाँ चलो क्लाइंट ले लो कि भाई मेरे को ना डेटा चाहिए है, जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके पास वो दे दो, जितने भी ऑर्डर है मेरे पास वो दे दो, और जितने भी, और क्या बोले ठीक है, जितनी भी न्यूज़ आई हैं आपके पास वो दे दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक पोर्ट कॉल कराऊँगा, मैं 3001, भाई मेरे पास एक पोर्ट है, मैं इसी को कॉल करवाऊँगा। आपकी सर्विस मान लो जो सर्विस है, कोई सर्विस चल रही है 6001 पर, कोई चल रही है 6003 पर, कोई चल रही है 6005 पर। तो भाई मेरे को नहीं पता आपकी सर्विस कौन से पोर्ट पर चल रही है या क्या है, क्या आपने लोड बैलेंसिंग कर रखी है, किसका क्या आईपी है, मेरे को इतना पता है भाई आपने मेरे को जो एंड पॉइंट है वो ये दिया हुआ है 3001, ये मैंने पोर्ट बता रहा हूँ, वरना कोई यूआरएल है आपने दे दिया उसको, ठीक है, test.com abcd.com कुछ भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना एपीआई गेटवे। भाई ये मेरा है एपीआई गेटवे। अब इसको एपीआई गेटवे अपने आप हैंडल करेगा कि इसको कौन सी सर्विस को कॉल कराना है, सर्विस 1 को कॉल कराना है या सर्विस 2 को कॉल कराना है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सर्विस 2 को कॉल कराना है या सर्विस 3 को कॉल कराना है। तो ये अपने आप मैनेज करेगा, जो एपीआई है ये अपने आप देखेगा कि यार ये जो सर्विस है ये वाली हमारी 6001 पर चल रही है, ये 3 पर चल रही है, 5 पर चल रही है। लेकिन क्लाइंट केवल एपीआई को रिस्पॉन्स करेगा, मतलब एपीआई गेटवे वो यहाँ आएगा, एपीआई गेटवे अपना काम करेगा। तो देखो सेम ये है कि एपीआई गेटवे अपना काम कर रहा है, यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट मिलेगी। अब सेम इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि BFF बैक एंड फॉर फ्रंट एंड पैटर्न। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आते हैं हम। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जैसे फ्रंट एंड है, आपने देखा होगा कि जब आप फ़ोन चला रहे होते हो, सेम साइट है, मतलब कोई भी आप फेसबुक का ले लो कि जब फ़ोन पे चला रहे होते हो आप, कहीं 2G है तो 2G के अकॉर्डिंग आप देखते हो उसका लेआउट चेंज हो जाता है। या जब आप जीमेल चला रहे होते हो तो थोड़ी देर के लिए जब आपका नेट चला जाता है तो आपकी जो लॉगिन वाला पेज है वो देखते हो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा अजीब सा आ रहा होता है वो। तो क्या होता है, वो सारा जो मैनेज कर रहा होता है वो कर रहा होता है हमारा एपीआई पार्ट, एपीआई जो गेटवे होता है उसमें वो सर्विस को उनके अकॉर्डिंग वो करता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो एपीआई गेटवे है, अगर वो मोबाइल है तो मोबाइल के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भेजता है, वेब है तो वेब के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, कोई थर्ड पार्टी है तो उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मान लो जैसे मोबाइल है, मोबाइल जैसे मैंने अभी बताया कि 2G 3G 4G उसके अकॉर्डिंग डेटा भेजेगा, कोई थर्ड पार्टी एपीआई को भेजना है उसको चेक करेगा, वो सब एपीआई गेटवे देखेगा हमारा कि इसको क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, क्या गायब करनी है। तो सर्विस तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगी, जैसे एपीआई गेटवे मैंने बताया वो सर्विस को कॉल करेगा, सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3, लेकिन उसके अंदर ऑथेंटिकेशन लगाना है, क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, क्या गायब रखनी है, वो सारा डिसीजन इसके पास है कि और वो जो ये एपीआई गेटवे ये कैसे चेक करेगा। जैसे मान लो थर्ड पार्टी एपीआई है, उसको हमने कोई यूआरएल दे रखा है, भाई आप ना ऐसा करना, आप इसको कॉल कर लेना V1 और कोई भी एपीआई है ऑर्डर के, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन जो हमारे खुद के जो कंपनी के जो क्लाइंट हैं या जो प्रोडक्ट हैं, हमने उनको बता रखा है कि भाई आप एक काम करो, आप V2/ ऐसा कर लो कि ये मोबाइल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहीं से, और यहीं से हम वेब के लिए दे देंगे। तो ऐसे से हमने यहाँ पर डिफाइन कर, मतलब इस पैरामीटर के बेस पे हम कंडीशन यहाँ पे सेट कर लेंगे एपीआई गेटवे में। जो प्रीफिक्स आएगा ना हमारे पास प्रीफिक्स, उसके बेस पर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सर्विस डिस्कवरी। अब देखो सर्विस डिस्कवरी क्या है कि हमारा जो पोर्ट है ये वाली चीज़ है, जब हम लोड बैलेंसर लगाएंगे तो हर बार इसका जो आईपी है एड्रेस हर बार चेंज होता रहता है ना, कि कभी रिक्वेस्ट किसी उस पर जा रही है पोर्ट पर, कभी किसी पर जा रही है। तो ये चीज़ हमें सर्विस रजिस्ट्री से पता चलेगी
जो हमारी API गेटवे को बताएगी कि जो सर्विस 1 है उसका एड्रेस ये है, उसकी IP ये है, उसका इन्फॉर्मेशन ये है। वो हम जाके उसको API गेटवे को बता देंगे भाई ये इन्फॉर्मेशन है आपकी। तो उसको हमें किसी को क्लीन करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा, वो सारी चीज़ें हम यहीं से हैंडल करेंगे। देखो अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इतना समझ आपको नहीं आ रहा होगा तो ज़्यादा कोई नहीं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको डीप में आ जाएगी समझ। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आप आइडिया ले लो कि ये काम कैसे कर रहा है। हाँ, अगर आप बातों से समझ रहे हो कि हम क्या करने वाले हैं तो और अच्छी बात है, वरना तो ट्राई कर रहे हैं आपको समझाएं। फिर है इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन। इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन वही हो गया जैसे कि यहाँ लिखा होगा मैंने, ये रहा। जैसे कि मान लो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वो आया API गेटवे के पास। अब API जो गेटवे है उसने सर्विस 1 को करा कि भाई सर्विस 1 को कॉल कराया। अब सर्विस 1 में क्या हो रहा है कि उसने अपने आप में ही सर्विस 2 से बात कर रहा है वो कि भाई मेरे को डेटा तुम दे दो थोड़ा सा ये वाला। उसने बोला ठीक है चलो मैं दे देता हूँ आपको डेटा। तो इसमें क्या होगा, पहली चीज़ नहीं लिखा हुआ कि देखो अब सर्विस 1 कॉल होगी तो वो होगी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस के केस में मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्विस 1 है वो कॉल हो रही है, API गेटवे ने करी है, ठीक है। अब सर्विस 1 ने क्या करा कि कुछ डेटा सर्विस 2 से लिया, तो इसका मतलब मान लो सर्विस 1 ने थोड़ा सा टाइम लिया अपना डेटा लेने में 1 सेकंड का। तो फिर वो अब वेट करेगा सर्विस 2 का कि सर्विस 2 भी अपना 1 सेकंड में डेटा देगा। और गलती से भी सर्विस 2 ज़्यादा टाइम ले रहा है या 404 दे रहा है, 500 दे रहा है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप एसिंक वे भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपकी जो सर्विस है जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है जो डेटा, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरा क्लाइंट से आई इन्फॉर्मेशन, वो गई गेटवे को, API गेटवे को। API गेटवे के बाद फिर सर्विस 1 को गई, उसके बाद फिर अब मैं सर्विस 1 के बाद मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को सर्विस 2 को भेजनी थी कि भाई एक काम करो मेरे पास ये डेटा आया आप उसको स्टोर कर लो, सर्विस 2 को भेजनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक क्यू यूज़ करूँगा। मैं क्यू को यहीं यूज़ कर लेता हूँ, क्यू। अब मैंने उसको बोल दिया भाई एक मैसेज दे दिया मैंने कि सर्विस 1 पे जब भी कुछ API जो कॉल हुई है यहाँ पर कुछ मैसेज पास कर दिया, वो क्यू में स्टोर हो गया। अब जो सर्विस 2 है वो क्या करेगा, इस क्यू को चेक करता रहेगा कि यार कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मतलब इसके पास आए तो उसको मैं ले लूँगा। तो उससे क्या काम होगा, सर्विस 1 को वेट नहीं करना पड़ा सर्विस 2 का, उसने बस यहाँ क्यू में डाल के छोड़ दिया और वापस आ गया हो। अब सर्विस 2 का अपना काम है, वो अपना जाने कि भाई क्यू में मैसेज पड़ा हुआ है, मेरे को कब रीड करना है कब नहीं करना, वो इसकी अटक है, ठीक है ना। हमारा काम था यहाँ पे जो भी मैसेज है वो क्यू में डाल देना। सेम सर्विस 3 के लिए, मतलब और भी अगर कोई सर्विस होगी, सर्विस 3 होगी तो वो भी इससे कनेक्ट कर लेगा कि हाँ क्यू में इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो यहाँ आ जाए, या सर्विस 3 को भी इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो भी इसमें क्यू में डाल देगा। एक और क्यू बना लेता हूँ मैं यहाँ पे कि ये क्यू है, इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी मैसेज, और जिसको क्यू से मैसेज लेना वो ले लेगा, डालना है वो डाल देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू का काम। फिर आते हैं सर्किट ब्रेकिंग, ठीक है। सर्किट ब्रेकिंग में जैसे कि आप घर में देखते हो कि जब घर में भाई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे हमारे पास रूम है, ठीक है, रूम 1 से लाइट जा रही है हमारे पास, रूम 2 में, ठीक है, और रूम 2 से लाइट जाती है हमारे पास रूम 3 में। अब मान लो गलती से यहाँ पे आग लग जाए पहले वाले में, वो आग धीरे धीरे दूसरे वाले में पहुँचेगी, तो ठीक है दूसरे वाले को पता है यार वो मेरे पास आ रही है लाइट, एक काम करता हूँ मैं इस कनेक्शन को ब्रेक कर देता हूँ, घर जलेगा तो मेरा जलेगा, आगे का नहीं जलेगा, ठीक है। तो यही थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है, ये इनडायरेक्टली मैंने बताया आपको। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लिख रहा होगा, देखो ये रहा माइक्रो सर्विस 1 2 3, देखो इफ़ माइक्रो सर्विस MS2
3, मतलब जैसे मान लो एक मेरी माइक्रो सर्विस 1 है, वो कॉल कर रही है 2 को, 2 कॉल कर रही है 3 को। अब मान लो 2 3 को कॉल करते टाइम फेल हो गई, तो मैं क्या करूँगा, उस टाइम मेरा काम ये रहेगा, अब देखो मेरे को डेटा तो M1 को देना है, अब उसको तो वेट करवाना नहीं है या API ब्रेक नहीं करनी मेरे को। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, लास्ट टाइम मैंने जो डेटा डाला होगा ना MS3 से, उसको मैं कैसे में स्टोर कर लूँगा। तो जब ये MS3 से डेटा मेरे को नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि भाई एक काम करो यार, आप हमारे पास डेटा है, मतलब हमारी API चल नहीं रही है, अगर आप जो कैसे में पड़ा हुआ है डेटा उससे काम चला लो तो ठीक है। ठीक है भाई, किसने कैसे कॉल कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें ये है फॉल बैक का। फॉल बैक ये है, फॉल बैक कॉल, कि मान लो जो MS3 है वो किसी थर्ड पार्टी API को कॉल कर रहा है या किसी दूसरी पार्टी को कॉल कर रहा है, लेकिन इसको पता है कि यार ये एक काम करता है, ये किसी और पार्टी को कॉल कर रहा है, तो तुम्हारे पास डेटा नहीं दे रहा, ये टाइम लगा रहा है डेटा देने में। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं डायरेक्टली थर्ड पार्टी को कॉल कर लेता हूँ, जो थर्ड पार्टी की जो API है मैं अपने आप कॉल कर लेता हूँ, तुम नहीं दे देता हूँ उसको। तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया रिकवरी, कि भाई तुम रिकवरी कर लो अपनी, आराम से टाइम लो। इसका मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये देखो, ये हो गया एक तरह से क्लोज का मतलब हो गया कि यहाँ से डेटा आया, इस पे डेटा मिला, इस पे डेटा मिला, यहाँ से डेटा दे दिया, वापस चला गया, ये क्लोज हो गया। अब ओपन का मतलब वो यहाँ पर आया, उसको आगे MS2 तक आया, उसको डेटा नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, उसको देखेगा, उसमें टाइम लगेगा, वो वहाँ से रिस्पॉन्स देगा, नहीं यार फेल हो गया, या फिर अगर कुछ ना कुछ उसके पास रिस्पॉन्स होगा वो वापस उसको सक्सेस दे के क्लोज कर देगा उसको, वरना वो यहाँ से डिले देगा, फेलियर देगा, डिले देगा, ये ऐसे आपस में यहाँ पे नाचता रहेगा। और इसके बाद फिर हो जाएगा इसमें लॉग एग्रीगेशन, कि फिर आपको यार लॉग भी मेंटेन करने हैं कि किस API पे, किस पोर्ट पे, कौन सा कंटेनर आपका क्या लॉग दे रहा है, कौन सी API ब्रेक हो रही है, कब हो रही है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी सारी, आप क्या करोगे, एक डेटाबेस बना लो, उसमें जितनी भी आपकी माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं उन सब का लॉग स्टोर करते जाओ, ताकि एडमिन को उनके बारे में पता चलता जाए। अब फिर आता है QRS, CQRS, ये मैंने इसका डायग्राम रह गया शायद, हाँ चलो कोई नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा मैंने, हाँ ये है कमांड एंड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो सर्विस बनाई है इसमें 2 सर्विस होगी आपके पास, जैसे कि एक क्या करेगा, देखो इसमें लग रहा है कमांड एंड क्वेरी, एक सर्विस आपकी क्या करेगी, वो केवल कमांड एग्जीक्यूट करवाएगी कि भाई हमें डेटा प्रोवाइड कर दो, ये डेटा लेना, वो डेटा लेना, जो भी डेटा लेना वो एक सर्विस कॉल करेगी। दूसरी सर्विस का काम है भाई सिंपल डेटा जो भी आ रहा है उसको हम ऐड करेंगे, हमारा काम है केवल ऐड करने का। और जो दूसरी सर्विस है इसका काम है डेटा दिखाने का, और पहली वाली सर्विस का काम है डेटा दिखाने का, दूसरी का है ऐड करने का। तो ये सिंपल सा तरीका हो गया इसमें। फिर अब आते हैं इसके अंदर सर्वरलेस और गेटवे, ये सारी चीज़ें। अब हम करते हैं इसका कोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। आज की वीडियो वैसे थोड़ी सी लंबी होगी, बाकी करेंगे बाद में, कोई नहीं, इतना कर लेते हैं कवर। जैसे कि हाँ, अब मैं आपको कोड लेवल पर समझाता हूँ इस चीज़ को। अब मैं बनाता हूँ API सिंपल, मान लो अभी मैं वैसे बता रहा हूँ, API आपने बनाई, नोड में बनाई, देखो अब टेक्नोलॉजी छोड़ दो, वो किसी में भी बन सकती है आपकी जो API है। माइक्रो API जो आप बना रहे हो, आपने बनाई एक ऑर्डर की API, एक ऑर्डर नाम का फोल्डर बनाया, सबसे ऊपर फोल्डर बनाया हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, उसमें ऑर्डर नाम का फोल्डर बनाया, प्रोडक्ट नाम का फोल्डर बनाया, और पेमेंट नाम का बनाया, यूजर्स नाम का बनाया, ये बना दिया इसके अंदर। और एक बनाया आपने एक अलग गेटवे नाम का फोल्डर, जो क्या करेगा, इन सारी सर्विस को कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे। अब जो यूज़र कॉल करेगा हमें क्लाइंट, उसको सीधा वो गेटवे को कॉल करेगा, हमारा API जो गेटवे होगा जो हम उसको देंगे, उसको नहीं पता हमारे पास कितनी सर्विस बनी हुई है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता इनके बारे में। जो गेटवे हमारा ये काम करेगा कि जो ये पोर्ट है हमारा, ये 9001 पर है, जो ये 9002 पर है, जो ये है
ये 9003 पर है, जो ये है ये 9004 पर है। अब फाइनली जो मैं इसको दूंगा वो 8080 मान लो ये मेरा होगा, और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा अपनी एपीआई की सर्विस कि मेरी ऑर्डर वाली एपीआई कॉल हो जाए। मान लो कि यूज़र ने मेरे को 8080 स्लैश करके ऑर्डर दे दिया, तो मैं यहाँ पर प्रीफिक्स सेट करके रखूँगा जो भी होगा। ऑर्डर हो गया कि हाँ मैं चेक करूँगा यार ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर के पास वो एक काम करे यार, ऑर्डर आया तो आप जाओ 9001 के पास। उसके बाद अगर किसी ने लिख दिया 8080 स्लैश प्रोडक्ट, तो मैं उसको बोलूँगा भाई एक काम करो यार, ये तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मांग रहा है हमसे, आप जाओ 9002 के पास। ठीक है, अब इसी के साथ मैं क्या करूँगा, इसमें ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा कि आपको कोई भी JWT टोकन चेक करना है, आप सारी ऑथेंटिकेशन इसमें लगाओ गेटवे में, जो API गेटवे है। जब आपकी रिक्वेस्ट वैलिड होगी, यहाँ पे ऑथ लगा दूँ, जब आपकी वैलिड होगी तभी हम उनको आगे भेजेंगे, अदरवाइज़ हम उसको यहीं से रिजेक्ट कर देंगे कि भाई आपकी चीज़ें ख़राब हैं, वापस से सही करके दो इन्हें। ठीक है, अब आते हैं बात कि ये चीज़ अब कैसे मैनेज करनी है API गेटवे वाली, कि आप इसके लिए लोड बैलेंसिंग यूज़ कर लो, या फिर देखो यहाँ पे होगा लोड बैलेंसिंग का, जो सर्वरलेस हो गया। सर्वरलेस में क्या हो गया, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर देखो आपको AWS का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि उसमें क्या होगा। जैसे आप AWS पे जाओगे, उसमें एक लैम्बडा करके होता है, उसमें आप जो भी फंक्शन बना रहे हो आप डायरेक्ट लिख दो उसमें, और आप वो अपने आप ही स्केलिंग करेगा। जो लोड बैलेंसिंग जो हमें करनी होती है ना, कि ये सर्विस हमारी एक बार चल रही है, इसको हमें 1 2 3 4 जितना हमारा CPU का वो है, इस जितने CPU है हमारे पास 2 हैं 4 हैं, तो उन पे चला दे वो, तो वो सारा काम ये अपने आप मैनेज करेगा। और इसमें ये देखो एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें डिबगिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी देखो ये सारा काम सर्वरलेस हो रहा है, सारा लैम्बडा कर रहा है, तो कॉस्टिंग तो इसकी ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मान लो आपको सेम कोड को कहीं और जाके चलाना, तो इसमें ये नहीं है कि आपने यहाँ से कोड लिया, कॉपी करा, पेस्ट करा और चल गया, नहीं, इसका अलग है, आपको वहाँ जाके दोबारा वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये दे रखा मैंने सर्विसेज। बाकी ये डॉकर वगैरह यूज़ कर सकते हो आप इसमें, और सिंपली इसमें नोड यूज़ कर रहे हो तो इसमें कुछ पैकेज वगैरह आते हैं जो अपने इनको पोर्ट को चलाते हैं। ठीक है, तो वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसमें और कुछ बचा? कंप्लीट। तो देखो माइक्रो सर्विसेज क्यों बना रहे हैं, कैसे यूज़ करनी है, इसका क्या बेनिफिट है, वो मैंने सारे बता दिए आपको। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों, मतलब किन केसेस में आपको यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हो आप, तो सोचा भाई चलो माइक्रो सर्विस बना लेते हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है। आपका भाई रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में 10,000 से ज़्यादा नहीं आ रहे और आपने स्टार्ट कर दी माइक्रो सर्विस बनानी। तो भाई जो ये जो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ये बेकार नहीं है। कहाँ गया हमारा जो मॉड्यूल वाला तरीका है, इसमें रीयूजेबल कोड लिख सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। माइक्रो सर्विस में क्या है, आपने मान लो एक फंक्शन लिखा या कोई कोड लिखा 300 लाइन का, ठीक है, वो सेम काम कर रहा है आपका, और वही काम आपको यहाँ करवाना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए भाई उस सर्विस को कॉल करोगे तो आप पहला जो प्रेफरेंस होगा वो ये होगा कि यार उसको कॉपी करोगे, उसको यहाँ पेस्ट करोगे, तब उसको यूज़ करोगे। अब ऐसा नहीं है ना कि एक फंक्शन आपने यहाँ बना दिया तो भाई मेरे को वो फंक्शन यूज़ करना, तो मैं उस सर्विस को कॉल करवाऊँगा और उसका वो फंक्शन का डेटा लूँगा। ये गलत तरीका है। तो इसमें क्या है, जो कोड की डुप्लीकेसी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये आपका डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन किस लेवल की है, आपके क्या बिजनेस लॉजिक लगने वाले हैं, क्या और चीज़ें लगने वाली हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपको माइक्रो सर्विस कब बनानी है और कब नहीं बनानी है। हाँ, आप सिंपल माइक्रो सर्विस बना सकते हो, जो आर्किटेक्चर है इसका वो फॉलो कर सकते हो, जैसे आपका डेटाबेस हो गया। सिंपल मैं बता दूंगा आपका, ये वाला फॉलो कर सकते हो आप, कि आपका जो डेटाबेस से जो डेटा आता है वो आप अपना सेपरेटली बना के रख सकते हो कि ये जो हमारे ऑर्डर आ रहे हैं ना यार, ये अलग आ रहे हैं। ये देखो मैं वैसे ही नॉर्मल तरीका आपको बता रहा हूँ सर्विस से हट के, कि ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास एक टेबल में, जो एक अपने सर्विस बनाई हुई है, एक सर्विस में प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि देखो यहीं पे ना इनकी कैशिंग बना के रख सकते हो, कि आपने एक कैशिंग बना ली
इसका भी कैसे बना लिया आपने। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मतलब 1 की चाहिए, 10 की चाहिए, 50 की चाहिए, वो सारी प्रोडक्ट वाली सर्विस में होंगी सेम ऑर्डर की। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से आपने गेट करा रखी होगी उसको कैसे से दे देना, अदरवाइज़ को अपने डेटाबेस से दे देना। और यहाँ को ऑर्डर वाले को कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो उसको डायरेक्टली इस सर्विस को कॉल करेगा, ना कि वो उसको डेटाबेस को जाके कॉल करेगा। तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने छोटा सा ऐसे एग्जांपल बता दिया आपको। बाकी माइक्रो सर्विसेज कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसका आपको आइडिया हो गया होगा। ये सारे आपके पैटर्न हैं कि मोबाइल के केस में क्या देना है, उसके केस में क्या देना है। एपीआई वाला कहाँ गया, ये रहा एपीआई गेटवे कैसे यूज़ करना है। और सर्किट ब्रेकिंग भी बता दिया मैंने। सर्वरलेस का हो गया। सर्विस रजिस्ट्री बता दिया डिस्कवरी वाला, कि वो देखो ये लिख रहा है सर्विस डिस्कवरी टॉक विद द एवरी सर्विसेज व्हाट इज़ योर आईपी सर्विस और एड्रेस। भाई तुम्हारा आईपी वो हर एक सर्विस को जाके पता करेगा कि तुम्हारा आईपी क्या है, तुम्हारा क्या है, किसको दोबारा से हमें फिर उसको इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेगा कि क्या लोड बैलेंसिंग लगी हुई है इसमें। वो एपीआई गेटवे को जाके बताएगा, वो जाके फिर क्लाइंट को बताएगा, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। देखते हैं फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।